हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। और मेरा नाम अनिकेत पाठक है और मैं आपका आज से कक्षा 10 की जो साइंस के 2020 के जो प्रश्न पत्र पूछे गए हैं उसका एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। और पेपर होने से पहले हर 2020 में जितने पेपर क्वेश्चन बने हैं हर एक पेपर को सॉल्व करा देंगे डियर स्टूडेंट। तो जल्दी से जल्दी इस क्लास को जो है शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये क्लास जिस प्रकार से आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है उसी प्रकार हर एक यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम आप लोगों का टाइम को नुकसान न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक बात ध्यान से समझनी होगी कि सबसे पहली बात, आपका जो आज का प्रश्न पत्र कोड लगा हुआ है वो 824 और एनजे है, यानी आपको 824 पेपर कोड और एनजे के साथ इसको सॉल्यूशन करना है डियर स्टूडेंट। तो आपको सबसे पहले यहाँ एक बात ये ध्यान देना पड़ेगा कि साइंस में आपको नंबर कहाँ से मिलते हैं, साइंस कितने भाग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब आपकी साइंस का पेपर आता है, जो साइंस आएगा SCEIENCE साइंस, जो विज्ञान होंगे वो 3 खंड में आते हैं। सबसे पहला आता है खंड क। खंड क में कौन आएगा? भौतिक विज्ञान आएगा। कौन सा आएगा प्यारे बच्चों? भौतिक विज्ञान आएगा। फिर खंड ख में कौन आता है? खंड ख में आ जाएगा आपका रसायन विज्ञान। कौन सा आ जाएगा? रसायन विज्ञान आ जाते हैं डियर स्टूडेंट। फिर उसके बाद खंड ग में आ जाते हैं जीव विज्ञान। क्या आ जाते हैं? खंड ग में आपको क्या करना रहता है? जीव विज्ञान करना रहता है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपको साइंस में सबसे सरल टॉपिक लगे, चाहे भौतिक विज्ञान, चाहे रसायन विज्ञान, चाहे जीव विज्ञान, आप उसको एक टॉपिक उठा लीजिए, वो खंड डाल दीजिएगा, उस खंड के प्रश्न को कीजिएगा। एकदम इजीली तरीके से करना रहता है डियर स्टूडेंट। यहाँ कई बच्चे ये पूछते हैं सर कॉपी कैसे लिखेंगे। अभी हम लोग आपके पेपर को उठाएंगे और देखेंगे, जैसे पूछे रहेगा वैसे बताएंगे क्या क्या लिखना रहता है डियर स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, इससे 23 नंबर आपके मिलते हैं, इससे 23 नंबर मिलते हैं, या तो इन्हीं में से कोई में से एक 24 हो जाएगा, इससे 24 नंबर मिल जाएंगे। तो आप जोड़ डालोगे तो आपको पूरे के पूरे जो पूर्णांक होते हैं, जो मैक्सिमम मार्क होता है पेपर का, वो पूर्णांक कितने का रहता है प्यारे बच्चों? 70 का रहता है। तो इस प्रकार हर एक खंड से बराबर का जो है आपको नंबर मिलते हैं। तो कोई एक खंड को छोड़ना नहीं है डियर स्टूडेंट, टारगेट बना के चलना है, पूरा 70 करके आना है प्यारे बच्चों। तो चलिए आपके समय को ना लेते हुए आज हम लोग जो है आपके इस पेपर कोड का जो है विज्ञान का जो पहला खंड क है, भौतिक विज्ञान, पूरे 23 नंबर आपको सॉल्व कराएंगे और एकदम सरल लैंग्वेज में डियर स्टूडेंट। तो चलिए, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, आपको 15 मिनट दिए जाते हैं पेपर को पढ़ने के लिए। तो ध्यान पूर्वक से आसानी तरीके से पेपर को पढ़िएगा। फिर अपने मन में सोचिएगा कि कौन सा क्वेश्चन मेरा सबसे ज़्यादा क्लियर है, कौन से क्वेश्चन में हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, उसी क्वेश्चन को लिखिएगा। ये नहीं कि हम पहला क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए पेज छोड़ दें, दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे का जगह छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं डियर स्टूडेंट। आप जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, आपको अगर प्रश्न नंबर 6 आ रहे हैं तो प्रश्न नंबर 6 डालिए और उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। एक सही साफ सुथरे राइटिंग में लिखना स्टार्ट करो बच्चों। और एक पेपर देने से पहले मन में किसी प्रकार का डर नहीं रहना चाहिए, ठीक। तो आइए, आपका पहला प्रश्न कह रहा है खंड का भौतिक विज्ञान, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक बने। क्या बनना चाहिए प्यारे बच्चों? पहला है प्रश्न नंबर 1 का क नंबर, ठीक। तो क नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी दर्पण के सामने, क्या? किसी दर्पण के सामने, ठीक डियर स्टूडेंट। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर, किसी वस्तु को रखने पर, ठीक, रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व छोटा बनेगा। आपको क्वेश्चन ये पुट
पुटअप कर लिए गए। और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? 1 नंबर का है प्यारे बच्चों। तो हम 1 नंबर में केवल हमको क्या करना रहता है, कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है प्यारे बच्चों, वो बताना रहता। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, इनमें सबसे पहला दिया गया है उत्तल दर्पण, दूसरा दिया गया है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और तीसरा जो दिया गया है डियर स्टूडेंट वो है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। और जो आपका लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार आपका प्रश्न दिया रहता है आपके पेपर में। तो आपको सबसे पहली बात ये ध्यान देना है डियर स्टूडेंट, यहाँ आपको ये नहीं लिखना है, ये प्रश्न लिख के ये पूरा ये चीज नहीं उतारना है डियर स्टूडेंट। आपको क्या करना है, आप ब्लैक पेन से जो है बनाएंगे, क्या बनाएंगे? प्रश्नोत्तर 1। क्या लिख देंगे? प्रश्नोत्तर 1। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख देंगे डियर स्टूडेंट। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या 1 अच्छे से लिखिएगा ऐसे। फिर उसके बाद आप करिएगा, अब प्रश्नोत्तर संख्या 1 का कौन सा प्रश्न कर रहे हैं? क नंबर कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे क नंबर। ठीक, क्या लिख दिए प्यारे बच्चों? क्या लिख दिए? क। चाहे ये क आप यहाँ भी लिख सकते हो, चाहे ये क आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक, अब क लिखने के बाद आप सवाल को पढ़िए। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर वो कौन सा दर्पण है, वो कौन सा दर्पण है जिसके सामने हम वस्तु को रख दे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बने। क्या बने? प्रतिबिंब वास्तविक बने, और साथ साथ में क्या बने? उल्टा बने, और साथ साथ में क्या बनना चाहिए? छोटा बनना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट हमने आपको पढ़ा के रखा है कि वो कौन सा दर्पण होता है, आप ध्यान से समझिएगा। तो आपसे क्या पूछा है? उल्टा व छोटा। तो उल्टा व छोटा एक अवतल दर्पण ऐसा होता है जहां पर प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है और छोटा होता है, और क्या होता है? वास्तविक होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी बनता है। और क्या बनता है? वस्तु से तो छोटा बनेगा पर आभासी बनेगा, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग वहां पर नहीं करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट बात आई समतल दर्पण का। तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है कि उसके सामने जितना बड़ा वस्तु रखोगे उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसलिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा कभी बनेगा ही नहीं, तो इसलिए ये भी आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो लास्ट बचता है दूसरा ऑप्शन। तो क का लिख दे, क्या लिख देंगे? क नंबर कर रहे हैं तो क नंबर लिख दिए इधर। अब बताओ प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है। तो प्यारे बच्चों दूसरा कौन सा है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो इस प्रकार आप लोग इसको लिख सकते हैं, अवतल दर्पण। ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे? बंद करेंगे इतना देर तक। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार हम लोग जो है इसका उत्तर लिख सकते हैं। फिर अब आगे अगर हमको ख नंबर लिखना हुआ तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे? तो ख नंबर इसी में बनाएंगे। ख नंबर लिख दिए प्यारे बच्चों। अब ख नंबर क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। ख नंबर कह रहा है एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी बनता है। क्या बनता है? 3 गुनी दूरी पर बनता है। तो प्यारे बच्चों सवाल अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों? क्या है ख नंबर सवाल? एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक, क्या कह रहा है? 3 गुना किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु से 3 गुना बनता है। वस्तु से 3 गुना बनता है। 3 गुना बनता है। तो लेंस की आवर्धन क्या होगी? तो लेंस की आवर्धन क्या होगा ये आपको बताना है डियर स्टूडेंट। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन क्या दिए गए हैं प्यारे बच्चों? ऑप्शन दिया है 1, क्या दिया है? 1 दिया है, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 3, चौथा दिया है 4। तो प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं कि एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु के 3 गुना बनता है।
तो प्यारे बच्चों आवर्धन आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते होंगे कि आवर्धन का फार्मूला क्या होता है। आप जानते हैं आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों m बराबर क्या हो जाएगा, I बटे O हो जाएगा। फिर से आपको बता देना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन और ये सब नहीं नोट करना है। आपको प्रश्नोत्तर एक लिखे हैं, क लिखे, क के बाद ख का उत्तर लिखिए। हम आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट आपने कहा आवर्धन बराबर I बटे O। I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है, वस्तु की लंबाई प्यारे बच्चों। तो आइए प्रश्नानुसार हम पढ़ते हैं। मान लेते हैं माना वस्तु की लंबाई क्या है, माना वस्तु की लंबाई, तो मान लेते हैं माना वस्तु की लंबाई क्या है, h है। क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी लंबाई डियर स्टूडेंट, प्रतिबिंब की लंबाई। तो आप ध्यान से सवाल को पढ़िएगा। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु से 3 गुना ज्यादा बनेगा, यानी वस्तु h है तो प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये रख दीजिए फार्मूले में। अब बताओ I के स्थान पे, तो प्रतिबिंब की लंबाई I बराबर कितना है, 3h है, और वस्तु की लंबाई O बराबर कितना है, h की विदाई, तो m बराबर का आ गए प्यारे बच्चों, 3 आ गया। तो आवर्धन कितना आ गया, 3 आ गया प्यारे बच्चे। इस प्रकार पहले का जो क नंबर और ख नंबर थे वो आपके समाप्त हो गए, आपके 2 नंबर मिल गए। चलते हैं आगे की तरफ, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट, फिर उसके बाद ग नंबर कह रहा है। ग नंबर क्या है प्यारे बच्चों, ग नंबर कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक है। तो प्यारे बच्चों इसका सबसे पहला ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या है, एम्पियर है। क्या है, एम्पियर है। दूसरा क्या होता है, वाट है। ठीक। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, आपका ओम है। किसका है, ओम है। फिर और लास्ट है वोल्ट। क्या है, वोल्ट। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कि इन चारों में से धारा का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। तो धारा का जो मात्रक होता है आप जानते होंगे, अगर इसको हल करना चाहते हैं तो हल कर सकते हैं। धारा I इक्वल टू आपने पढ़ा था Q/T। क्या, Q/T। Q क्या होता है, आवेश होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। और T का मात्रक सेकंड होता है। तो कूलाम प्रति सेकंड को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एम्पियर कहते हैं। यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया प्यारे बच्चों। अब कहोगे सर ये सब किसके मात्रक है, तो प्यारे बच्चों वोल्ट जो होता है वो किसका मात्रक होता है, विद्युत विभव का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, विद्युत विभव का। एक और होता है विभव का मात्रक, जूल प्रति कूलाम भी होते हैं प्यारे बच्चों। और ओम किसका मात्रक होता है, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं ऐसे। विभव किसके मात्रक होते हैं डियर स्टूडेंट, वोल्ट है ना। तो वोल्ट किसके मात्रक होते हैं, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विद्युत विभव का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, विद्युत विभव का। जूल प्रति कूलाम भी जो है किसके मात्रक होते हैं, विद्युत विभव के होते हैं। तो इस प्रकार आपके जो है ये भी तैयार हो गए। अब आओ ओम किसका मात्रक होता है बच्चे, ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का होता है। किसका होता है प्यारे बच्चों, प्रतिरोध, जिसे हम लोग R से व्यक्त करते हैं। और क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चों, ओम का मात्रक प्रतिरोध। ठीक। अब वाट किसका मात्रक होता है, वाट हमेशा शक्ति की मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, शक्ति, जिसे आप लोग क्या कहते हो, पावर कहते हो। तो प्यारे बच्चों इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उनसे क्वेश्चन कब कहाँ पूछ ले जाए वो तो आप नहीं जानते हैं ना प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपका जो ग नंबर है वो भी क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। आइए इसी का क्रम नंबर जो है घ नंबर क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं आप लोगों से, क्या पूछ रहा है घ नंबर। चलिए डियर स्टूडेंट, घ नंबर क्या कर रहा है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का
आवश्यकता पड़ेगा या किस नियम से ज्ञात किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि यदि जो चुंबक क्या पूछा है, हाँ, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके मान में क्या किया जाए? परिवर्तन किया जाए। चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन करने पर जो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का पालन किया जाएगा? तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका लास्ट सही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हमने पढ़ा है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम के अनुसार हम लोग किसी भी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होती है वो ज्ञात किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब रही बात फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम क्या होते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हमारे क्रैश कोर्स में के लेक्चर में आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप जाके वहां देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग चलते हैं। अब ये जो आपका घ नंबर है उस घ नंबर का जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? घ नंबर का ऑप्शन नंबर लास्ट सही है। वो क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। किसके नियम से भैया? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। दाएं हाथ के नियम से ये हो गए प्यारे बच्चों। ठीक, अब आपका आ जाता है अंग नंबर। क्या आ जाता है प्यारे बच्चों? अंग नंबर। लास्ट ये जो बहुविकल्पी है वो आपका लास्ट प्रश्न है बहुविकल्पी का। तो प्यारे बच्चों, अंग नंबर नहीं दिया गया है तो अंग नंबर हम लोग नहीं करेंगे। 4 ही क्वेश्चन बहुविकल्पी पे दिए गए थे जो कि 1-1 नंबर के थे, जो हमने आपको पूर्ण करा लिए हैं प्यारे बच्चों। अब आते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 2 पर। किस पे आते हैं प्यारे बच्चों? प्रश्नोत्तर संख्या 2 पर। मिटा लेते हैं हम लोग। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आप लोग जैसे ही प्रश्नोत्तर संख्या 2 पे आए तो क्या कॉपी में बनाइएगा प्रश्नोत्तर संख्या 2। प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। ठीक दिए स्टूडेंट? ऐसे। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखने के बाद आपको अगर 2 का क नंबर आ रहा है तो क लिखिए, ख आ रहा है तो ख लिखिए, ग आ रहा है तो ग लिखिए। तो प्यारे बच्चों, दूसरे का क नंबर क्या कर रहा है? एक पारदर्शी कांच से घनाकार गुटका, एक कोई कांच का घनाकार गुटका है। उसके बाद क्या कर रहा है? जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेमी है। आप ऐसे अगर बनाना चाहते हो तो डियर स्टूडेंट बना सकते हो कि ये कोई घनाकार क्या है? कांच का गुटका है। ठीक प्यारे बच्चों, ऐसे लगभग मान लीजिए घनाकार है। ठीक, अब प्यारे बच्चों, वो जो प्रत्येक की जो भुजा है वो क्या है? 4 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की भुजा क्या है? 4 सेंटीमीटर है। यानी जो उनकी भुजाएं हैं वो क्या है? 4 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजाएं क्या है? 4 सेंटीमीटर। चाहे आपकी ये भुजा हो, चाहे जो भी भुजा होगी, वो हर एक भुजाएं क्या है? 4 सेंटीमीटर की है। अब आगे क्या कर रहे हैं? वो आगे कर रहे हैं कि तली पर स्थित काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए। इसके तली पर यहाँ पर कोई एक काली सी बिंदु है, यही काली सी क्या है? बिंदु है। और आपसे पूछ रहा है इस काली बिंदु की जो आभासी गहराई है वो आपको क्या करना? गणना करना है। और उसी में आपको दिया गया है कि जो जबकि कांच का अपवर्तनांक क्या दिया गया है? 1.6 दिया गया है। क्वेश्चन में प्यारे बच्चों इतना दिया है। क्या दिया है? दिया है कांच का अपवर्तनांक यानी n बराबर 1.6। क्या दिया है? n बराबर 1.6। आपसे पूछ क्या रहा है? आभासी गहराई पूछा है। किसकी गहराई पूछी है? आभासी गहराई। काले बिंदु की जो है आभासी गहराई, यानी आभासी गहराई का मतलब आप समझिएगा क्या पूछना चाह रहा है कि जब इस कांच के गुटके में इस कालिक को देखोगे तो आपको आभास लगेगा कि ये कालिक जो है ये इसके तली पे न दिखते हुए तली से थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता है। तो वो जो थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ रहा है वो कितनी ऊपर दिखाई पड़ेगा, वही आपसे प्रश्न पूछा है प्यारे बच्चों। तो वास्तविक गहराई कितना है? 4 सेंटीमीटर। देखिए इसकी जो तली से ऊंचाई है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर है ना। तो ये वास्तविक गहराई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं सवाल में वास्तविक गहराई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। आपसे आभासी गहराई पूछा है। तो डियर स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? अपवर्तनांक बराबर होता है आभासी गहराई। क्या होता है?
आभासी गहराई और बटे क्या होता है वास्तविक गहराई। क्या होता है प्यारे बच्चों वास्तविक गहराई। अब बताओ अपवर्तनांक तो आपको दिया है 1.6 और आभासी गहराई नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं आभासी गहराई क्या था h डैश था या h ही था, जो भी मानना हो। अब वास्तविक गहराई कितना है 4 सेंटीमीटर है। आपको तो h ज्ञात करना है ना। थोड़ा सा लग रहा है कि फार्मूले हम लोग क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, देख लेते हैं, मैच करा लेते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर वास्तविक गहराई होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था प्यारे बच्चों वास्तविक गहराई। हो जाते हैं वास्तविक गहराई और यहाँ पर क्या है आभासी गहराई। तो चलिए आभासी गहराई। तो प्यारे बच्चों वास्तविक गहराई कितना है, वास्तविक गहराई कितना है 4 है और आभासी गहराई मान लेते हैं हम लोग, कुछ नहीं तो यही लिख लेते हैं आभासी गहराई। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जब यहाँ पर जाएगा तो ये पक्ष यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आभासी गहराई। आभासी गहराई बराबर क्या आ जाएगा 4, फिर से बता दे रहे हैं, ये यहाँ पर जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1.6 आ गए प्यारे बच्चों। अब इस दशमलव को काटोगे ऊपर 10 लग गए, कितना आ गया 40/16। इसको भाग कर दो भैया, 20 दूनी 40, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 4 दूनी 8, फिर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो प्यारे बच्चों इसको भाग दे देंगे। अब तो आसान हो गया ना, अब भाग दे दीजिए कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचे 2.5। तो प्यारे बच्चों जो आपको आभासी गहराई मिलेगी वो कितना मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर मिलेगा। तो इस प्रकार जो आपका प्रश्नोत्तर नंबर 2 का क नंबर था वो सवाल हल हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ख नंबर की तरफ। किधर की तरफ प्यारे बच्चों ख नंबर की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों दूसरे का ख नंबर क्या कर रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। क्या प्यारे बच्चों उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। क्या है प्यारे बच्चों 20 सेमी है। आगे कह रहे हैं इसकी क्षमता की क्या करना है, गणना करना है। क्षमता की क्या करना है, गणना करना है, यानी क्षमता P बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क है प्यारे बच्चों। लेंस की क्षमता का क्या करना है, गणना करना है डियर स्टूडेंट। तो लेंस की क्षमता की गणना करेंगे कैसे प्यारे बच्चों, तो आपके पास यहाँ 2 फार्मूले रहते हैं। जब फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में दी रही रहती है, ये प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती है तो तब हो जाता है डायोप्टर हो जाता है 100/f हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं 100/f हो जाते हैं। और जब आपके क्या हो प्यारे बच्चों, जब आपकी जो फोकस दूरी है वो मीटर में हो तब क्या हो जाता है P बराबर 1/f हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों 1/f हो जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, वो जब सेंटीमीटर में होगा तब के लिए क्षमता ये होती है और जब आपका मीटर में होता है तब के लिए जो क्षमता होती है ये होता है। और प्यारे बच्चों इस फार्मूले पे बार बार कन्फ्यूजन होता है तो आपको ये भी क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर आपको यही एक फार्मूला याद है तो आप बेहिचक रहिएगा बच्चों, क्योंकि ये 1 मीटर बराबर ही तो होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर को ही 1 मीटर लिख दिए जाते हैं, तो ये मीटर में आ जाते हैं, वो किस में आ जाते हैं सेंटीमीटर में आ जाते हैं प्यारे बच्चों। तो आप देखिए यहाँ फोकस दूरी किस में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है, तो हम कौन सा फार्मूला उपयोग करेंगे, ऊपर वाला उपयोग करेंगे। तो आइए लेंस की क्षमता P बराबर क्या हो गया 100/f। अब बताओ 100, ठीक प्यारे बच्चों ऊपर 100 रख देते हैं। f का मान कितना है 20 है, ये सेंटीमीटर थे ये भी सेंटीमीटर, 20 पंचे कितने हो गए 100 आ गए, तो P बराबर कितना आ गया 5 डायोप्टर आ गया। तो जो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे इतना सरल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, तो ये ख नंबर भी इस प्रकार क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब हम लोग इसी का ग नंबर देखते हैं। ग नंबर आपसे क्या कह रहा है, ग नंबर क्या कह रहा है, एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली धारा का मान 10 एम्पीयर है। क्या है प्यारे बच्चों ग नंबर।
कह रहे हैं कि किसी विद्युत परिपथ के चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान। तो प्यारे बच्चों विद्युत धारा आप आई से व्यक्त करते थे। आई बराबर कितना है डियर स्टूडेंट? आई बराबर है 10 एम्पियर। कितना है? 10 एम्पियर है। आगे क्या कर रहे हैं? प्रति सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, प्रति सेकेंड यानी टी बराबर आपको 1 सेकेंड दिया है। कितना दिया है? 1 सेकेंड दिया है। प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग किससे व्यक्त कर लेते हैं? एन से। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग किससे व्यक्त कर लेते हैं? एन से। ये क्वेश्चन मार्क कर लिए। फिर आगे क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻90 कूलम होता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो जरा सा हड़बड़ाइएगा मत कि कहाँ से ये प्रश्न पूछ लिया। तो प्यारे बच्चों आप एक फार्मूला जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी होता है। क्या होता है? I इंटू टी। तो यहाँ हमको Q नहीं पता है, देख लीजिए Q कहीं पता है? तो Q नहीं पता है तो आप जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? Ne होता है। Q बराबर क्या होता है? Ne। किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा Q जो होती है वो Ne के बराबर होता है। तो जहाँ Q है यहाँ Ne रख देंगे बराबर I इंटू कितना हो गया? T हो गया। आपको N ज्ञात करना है ना, तो E इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? I T अपान कितना आ गया? E आ गया। अब मान रख दीजिए I का मान कितना है प्यारे बच्चों? 10 है। कितना है? T का मान कितना है? 1 है। फिर आप ध्यान से देखिए तो ये कितना है? 1.6 है। कितना है? 1.6 गुणे 10 घाते कितना है? -19 है प्यारे बच्चों। आप ध्यान से समझिएगा। अब ये जो पॉइंट है आप इस पॉइंट को काटेंगे, वो नीचे 10 लग जाएंगे और 10 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो 10 का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा और अपान कितना हो जाएगा? 16। और ये 10 के पावर -19 को ऊपर लेके गए डियर स्टूडेंट। जैसे ही 10 के पावर -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +19 हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो आप इनको डिवाइड करोगे तो 16 पंचे कितने हो जाएंगे? 80। फिर आगे आप हल करोगे 5.625 गुणे 10 घाते 19 आ जाएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे। तो प्यारे बच्चों जो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी थी वो आप ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि 100 में 16 से भाग दिया जाए क्या नहीं आएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। 16 पंचे 80 घटाएंगे तो 20 आएगा। दशमलव लगाओगे, 0 उतार लोगे, फिर क्या आ जाएगा? 16। ठीक प्यारे बच्चों, हाँ 20 आ गए। फिर आप कितनी बार लेके जा सकते हो प्यारे बच्चों? 16 1 लेके जा सकते हो। तो शायद आप लोग जब डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों, तो डिवाइड करने के बाद हमने हल किए हैं तो आपके कितने आए हैं प्यारे बच्चों? 6.25 आए हैं। कितने आए हैं प्यारे बच्चों? 6.25। 5.625 न होके 6.25। तो आप देख सकते हैं 16 छक्के कितने हो जाएंगे? 96। तो कैलकुलेशन करोगे तो 6.25 गुणे 10 घाते 19 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्नोत्तर संख्या 2 था वो भी क्या हो गए? कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट। तो प्रश्नोत्तर संख्या जो 2 है वो हर एक क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर दे के गए। तो आप अच्छे से समझिएगा प्यारे बच्चों। चलिए डियर स्टूडेंट अब देखिएगा, यहाँ से आपको जो प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, 3 में एक क है एक ख है, 2 ही प्रश्न करने हैं और हर एक प्रश्न में आपको 2-2 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक सौरभ सर पानी पिला दे। ठीक, तो 2-2 प्रश्न हैं, एक क है और एक क्या है? ख है। तो आपको वो दोनों आपको करने पड़ेंगे। ठीक, आइए हम लोग पढ़ते हैं। हाँ एक बात और, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर के है प्यारे बच्चों। तो आपको एक ही करना पड़ेगा, आप चाहे जो भी कर सकते हो। तो हम आपको प्रयास करेंगे, हम यहाँ आपको दोनों बता देते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग तीसरे का क नंबर करते हैं। कौन सा नंबर करते हैं प्यारे बच्चों? क नंबर करते हैं। आपको एक ही करना, चाहे क करो चाहे क का अथवा करो। ठीक, एक बार फिर से बोल रहे हैं, आपको एक ही क्वेश्चन करने, कहीं गलती से दोनों मत कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट। आइए अब क्या कर रहा है? एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाली किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। कौन सा दर्पण लगा है? उत्तल दर्पण लगा है।
किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो तो उस समय दर्पण से दिखने वाला उस प्रतिबिंब की स्थिति और आकार की क्या करना है, गणना करना है डियर स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों चलते हैं हम लोग सवाल को हल करते हैं। क्या कर रहा है, वक्रता त्रिज्या दी गई है, वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है प्यारे बच्चों, 6 मीटर दी गई है। तो आप जानते होंगे कि जो ये वक्रता त्रिज्या होती है और एक रिलेशन पड़ा होगा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में, तो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या बटे क्या हो जाएगा, 2। तो वक्रता त्रिज्या कितनी है, 6 मीटर बटे 2, कैंसिल कर दिए, 3 मीटर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये आ गए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। आगे क्या कर रहे हैं कि उत्तल दर्पण से लगा है, किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है। जो वाहन है वो ऑटो वाहन से जो है 6 मीटर की दूरी पर है, यानी वाहन की दूरी। तो प्यारे बच्चों वाहन की दूरी यानी वस्तु की दूरी u बराबर कितना है, 6 मीटर है। तो प्यारे बच्चों चिन्ह परिपाटी लेंगे तो वस्तु की दूरी सदैव क्या रखी जाती है, ऋणात्मक रखी जाती है। तो ये हमने आपके अपने क्रैश कोर्स के लेक्चर में बता के रखा, अच्छे तरीके से बताया है। अब आगे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी v बराबर क्वेश्चन मार्क, और साथ में पूछ रहा है प्रतिबिंब, और क्या पूछा है प्यारे बच्चों, और साथ में पूछा है प्रतिबिंब की आकार, प्रतिबिंब की आकार ये भी आपको बताना है, प्रतिबिंब की आकार की गणना करना है। और प्यारे बच्चों 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बोर्ड पेपर में, तो जरा सा भी हड़बड़ाइए मत प्यारे बच्चों। क्या पूछा है, सबसे पहले v पूछा है, प्रतिबिंब की दूरी। तो सबसे पहले हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। तो प्यारे बच्चों दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1 क्या होता है, f होता है। आपको v ज्ञात करना है तो इसका पक्षांतर कर देंगे प्यारे बच्चों, तो इसका पक्षांतर करेंगे क्या आ जाएगा, 1/f। ये 1 प्लस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ 1 कितना है, v है, फिर क्या है प्यारे बच्चों, बराबर 1/f। f का मान कितना है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं f का मान कितना है, 3 है, और u तो माइनस हो गए, 1 कितना हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों u है ना, तो इस u का मान हम यहाँ रखते हैं, तो u कितना है प्यारे बच्चों, देखिए -6 है, तो यहाँ -6 रख देंगे। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा प्यारे बच्चों। 3 और 6 का हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं प्यारे बच्चों, तो 6 आ जाएंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 2 1 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 1 के 6, तो यहाँ 1 आ जाएंगे प्यारे बच्चों। जोड़ देंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3/6, ये कैंसिल कर दिए, 1 कितना आ गया, 2 आ गया। v क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो 2 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बनेगा। कितना मीटर पर रखे थे प्यारे बच्चों, 6 मीटर, तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर दूर पर बन जाएगा। अब आगे साथ में क्या पूछा है प्यारे बच्चों, आपसे पूछा है कि प्रतिबिंब का आकार, क्या पूछा है, प्रतिबिंब का आकार। तो प्यारे बच्चों प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो आप फार्मूला जानते हो, m बराबर -v/, क्या पढ़े थे, u पढ़े थे प्यारे बच्चों। अब आप रख सकते हैं, तो देखिए v का मान क्या है प्यारे बच्चों, v का मान कितना है, 2 है, तो आप यहाँ माइनस फार्मूले में रख दिए। u, तो u कितना है डियर स्टूडेंट, u कितना है, -6 है, कैंसिल कर देंगे, ये आ गए 1 कितना आ गया, 3। आप m का मान कितना आ गया, 1/3। तो इनको लगभग आप भाग देंगे, तो भाग तो जाएगा नहीं, आप भाग देंगे प्यारे बच्चों, तो लगभग अनुमानन आप इसको हल करोगे, तो हल करने के बाद आपको क्या मिलेंगे डियर स्टूडेंट,
ठीक, तो आप इसको हल कीजिएगा, तो हल करेंगे तो कितना आएगा, आप चलिए भाग दे देते हैं, तो दशमलव लगाया, 0 उतारे, 3 त्रिका 9, लगभग भाग देने पर 0.33 आता चला जाएगा। तो यम बराबर कितने आ गए, 0.34। तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो इस प्रकार होगा प्यारे बच्चों। तो आप इस प्रकार जो है प्रश्न उत्तर 3 का जो क नंबर है, जो 4 नंबर के क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो प्यारे बच्चों। अथवा क्या करा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी पर देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। कितना मीटर की दूरी पर देख सकता है प्यारे बच्चों, 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की अधिक दूरी पर देख सकता है, यानी v बराबर कितना दे दिया गया, 10 मीटर। यानी जो प्रतिबिंब अगर 10 मीटर की दूरी पर बनेगा तो वो उससे अधिक दूरी पर भी बनेगा तब भी देख लेगा, यानी v बराबर कितना दे दिया गया, 10 मीटर। अब आगे पूछ रहा है सही दृष्टि के लिए, तो सही दृष्टि क्या हो सकता है पता है हम लोगों को, किसी व्यक्ति की सही दृष्टि हम लोगों को क्या पता है, हम मान लेते हैं, माना वो दूरी क्या है, अनंत है, वो दूरी क्या है प्यारे बच्चों, अनंत है। तो मान लेंगे जो वस्तु की दूरी है u बराबर क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट, पता नहीं कौन सी दूरी कहाँ से कहाँ तक आपकी स्पष्ट दृष्टि, हमको क्या पता। तो प्यारे बच्चों u वस्तु की दूरी हमेशा क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है, तब यहाँ क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। अब आगे क्या पूछ रहा है, लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी व क्षमता गणना करना है, यानी आपको लेंस की प्रकृति भी बतानी है और फोकस दूरी भी बतानी है। अगर फोकस दूरी धनात्मक आएगा तो आपका क्या होगा, और अगर आपकी फोकस दूरी क्या आ जाएगी, ऋणात्मक आ जाएगा, तब आपको क्या होगा वो आपको बताना रहेगा। और साथ में क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, P ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, P ज्ञात करना है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। आइए हम लोग इसको चलते हैं, सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। चले, तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझिएगा, अगर आपकी जो है इसकी फोकस दूरी क्या आती है प्यारे बच्चों, ऋणात्मक आ जाती है, तब तो लेंस क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। यदि फोकस दूरी धनात्मक आएगी तो लेंस क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या हल करेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे। तो लेंस के सूत्र से, कौन से सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या कहता है प्यारे बच्चों, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब आपको क्या ज्ञात करना है, f ज्ञात करना है। f तो उधर ही है। अब देखिए 1/v, v के स्थान पे कितना है, 1/10 है प्यारे बच्चों। 1/u, तो 1/u के स्थान पे क्या रख देंगे, माइनस इनफाइनाइट। तो आप प्यारे बच्चों इसका कोई मतलब रह नहीं गया, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपको इसका कोई मतलब नहीं रह गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर क्या हो गया, 1/ कितना आ गया, f आ गया प्यारे बच्चों। 1/ क्या आ गए, f आ गया डियर स्टूडेंट। ठीक, अब क्या करते हैं, आप चिन्ह परिपाटी लगाए, इस बात को ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होगी। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर क्या रख देंगे, -10 रखेंगे। अब ये पूरा पद क्या हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि 1/ इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो यहाँ -1/ कितना आ गया, 10 बराबर 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बराबर कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी क्या आ गई, ऋणात्मक आ गई। तो कौन सा लेंस होगा, तो लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी, अवतल लेंस हो जाएगा। लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार आपका ये एक पार्ट हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, इसी में पूछा है P, तो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। तो प्यारे बच्चों मीटर में दी गई है ना, तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/ क्या हो जाएगा, f। 1/f का मान कितना है, -10 है, तो माइनस कितना आ जाएगा, 1/10। तो प्यारे बच्चों भाग दोगे तो 0.11 आएंगे लगभग करके, और भी माइनस में इतना डायोप्टर इसकी क्षमता आ जाएगी। आप इसको भाग देंगे तब। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, अथवा नंबर। तो आइए अब हम लोग इसका ख नंबर करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ख नंबर।
ख में भी एक क्वेश्चन आपको करना है, चाहे आप ख का अथवा कीजिए, चाहे ख का आप जो ख का आप जो ख वाला भाग कर लीजिए, चाहे अथवा कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। तो आइए हम लोग देखते हैं ख क्या करा है। एक विद्युत उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट। कितना लिखा गया है प्यारे बच्चों? 2.3 किलोवाट लिखा गया है। ठीक प्यारे बच्चों, फिर क्या लिखा है? एक विद्युत उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट, वह 230 वोल्ट लिखा गया है और कह रहा है इसके पूरी क्षमता से कार्य करने पर इसमें कितने विद्युत धारा का क्या होगा? प्रवाह होगा, वो आपको ज्ञात करना है। और साथ साथ में क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों? कह रहा है इसके प्रतिरोध की गणना भी कीजिए और यदि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिए जाए तो इसमें कितने किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक विद्युत उपकरण है, उस पे कितना लिखा है? 2.3 किलोवाट लिखा है। तो वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है ना। तो P दिया है, कितना दिया है? P बराबर 2.3 किलोवाट। अब किलोवाट को हम लोग किस में बदल देंगे? वाट में। तो 1 किलो बराबर होता है 1000 वाट। कितना होता है? 1000 वाट। तो आप जानते रहिएगा 1 किलो को हम लोग 1000 वाट में बदल देंगे तो 2.3 गुणे क्या हो जाएगा? 1000 वाट आ गए। तो प्यारे बच्चों जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2300 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा? 2300 वाट आ जाएंगे। W का मतलब क्या है? हाँ वाट है। अब ये P का मान हो गया। उसी पे V लिखा है। V कितना लिखा है? 230 वोल्ट। 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब आप आगे इसमें आपसे पूछ क्या रहा है कि इसकी पूरी क्षमता से कार्य करने पर इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी इतनी पूरी क्षमता से अगर वो विद्युत उपकरण काम करे तो कितना धारा प्रवाहित होगी। आई प्रश्न पूछा है आपसे। फिर दूसरा पूछ रहा है कि जो है प्रतिरोध की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है? प्रतिरोध R की गणना करना है। किसकी गणना करना है? R की गणना करना है। और साथ साथ में अगर 10 घंटे तक चलने दिया जाए, T बराबर कितना है? 10 घंटे तक चलने दिया जाए तो कितनी ऊर्जा व्यय होगी? व्यय ऊर्जा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? व्यय ऊर्जा ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट जरा सा भी हड़बड़ाना नहीं है, बहुत नॉर्मल तरीके से आप इसको हल कर डालोगे प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा की करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हल करते हैं आई। क्या करते हैं? आई। तो लिखेंगे प्रवाहित धारा। क्या? प्रवाहित धारा। आप एक फार्मूला पढ़े थे प्यारे बच्चों, P = V × I। तो ये I क्या है? धारा है। तो अगर V को हम लोग इधर भेज दें तो P/V बराबर क्या आ जाएगा? I, यानी ये धारा बराबर ये फार्मूला हो गया। तो प्रवाहित धारा, विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा? P/V। तो P का मान कितना है प्यारे बच्चों? आप देख सकते हैं 2300 है और V कितना है? 230 है प्यारे बच्चों। ये 0 से 0 काट दिए तो 23 के 23 और 23 दहम्मा कितने आ गए? 230। तो यानी I बराबर कितना हो गया? 10 एम्पियर। यानी उस उपकरण से 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने वाली थी। ये फर्स्ट पोर्शन हो गया। फिर इसका सेकंड पोर्शन क्या आता है प्यारे बच्चों? आपसे प्रतिरोध पूछा है तो आप प्रतिरोध का फार्मूला आप जानते होंगे प्यारे बच्चों। V बराबर क्या होता है? I × R होता है। R आपको ज्ञात करना, तो I को इधर कर देंगे तो V/I बराबर कितना हो गया? R। और V का मान आप देखिए प्यारे बच्चों कितना है? 230 है और I कितना आया है? 10 आया है। कितना आया है प्यारे बच्चों? 10। तो आप 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास केवल 23 बचेगा। ये 23 ओम आ गए प्रतिरोध। ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गए। तो सोचिए कितना इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 10 घंटे तक उसको चला दिए जाए तो आपको व्यय ऊर्जा ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो जो व्यय ऊर्जा का फार्मूला होता है वो क्या होता है? व्यय ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों व्यय ऊर्जा का फार्मूला आपको ज्ञात करना है। व्यय ऊर्जा ज्ञात करना, फार्मूला नहीं ज्ञात करना है, दिमाग इधर उधर चले जाते हैं। व्यय ऊर्जा। तो व्यय ऊर्जा कितना वाट की शक्ति? 2300 वाट है ना। कितना इसकी शक्ति है? 2300 वाट है। तो वाट
कितना प्यारे बच्चों, वाट। कितना वाट आप चला रहे हो, कितने वाट का उपकरण उपयोग कर रहे हो और कितने समय के लिए, वाट गुणे समय और बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1000। ये आपका फार्मूला होता है, यूनिट में निकालने के लिए ये आपके पास फार्मूले उपलब्ध हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब कितना वाट का उपयोग किए हो 2300, कितना 2300, और समय कितना उपयोग किए हो 10 घंटे, और ये पूरा 1000। प्यारे बच्चों 30 को लेकर डूब गए, कितना बचा 23 के 23, तो ये कितने आ गए 23 यूनिट जो है ऊर्जा क्या हो जाएगी, व्यय हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं ख नंबर को। तो प्यारे बच्चों कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होते डियर स्टूडेंट, केवल आप उसको उसके साथ खेलो, मजाक करो, खुद आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इसी तीसरे नंबर का अथवा नंबर वाला पोर्शन करते हैं। अथवा, ठीक, अथवा क्या है, दीजिए सवाल करा है, लोहे की तार की लंबाई कोई L1 है, क्या है L1 है। तो प्यारे बच्चों लोहे की जो तार की लंबाई है, अथवा नंबर है लोहे के तार की लंबाई, लोहे के तार की लंबाई कितनी है L1 है। ठीक, और क्षेत्रफल क्या है A1 है, क्षेत्रफल क्या है A1 है। फिर आगे क्या कर रहे हैं, ये प्रतिरोध इनकी R1 है। जब L1 लंबाई था तब प्रतिरोध जो R1 है वो किसके बराबर है, 5 ओम के बराबर है। ये बोल रहे हैं जब तार की लंबाई क्या थी, ऐसे मान लीजिएगा, जब तार की लंबाई क्या थी L1 थी, जब भाई साहब इनका लंबाई L1 था, क्षेत्रफल A1 था, तब तो इनका प्रतिरोध 5 ओम था। और जब दूसरी बार उन्होंने कहा, जब दूसरा शर्त क्या कह रहे हैं, दूसरा शर्त कह रहे हैं जब लंबाई क्या, जब लंबाई जो है वो किसके बराबर हो गई, दुगनी हो गई। जब लंबाई जो है क्या हो गई, दुगनी, यानी L2 बराबर क्या हो गया 2L1 हो गए। यानी जब इसकी लंबाई हम लोग L1 के क्या कर दिए, दुगने कर दिए, तो L1 के दुगना यानी 2L1 कर दिए, तब प्रतिरोध जो था आपका R2 कितना होगा, यही पूछ रहे हैं। प्रतिरोध R2 तब कितना होगा, ये 5 ओम था, अब कितना हो जाएगा, आपको ये बताना है डियर स्टूडेंट। तो साथ में एक चीज और कहे हैं उन्होंने, क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो तार का जो आयतन है उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हम नोट कर लेते हैं, दिए हैं सॉरी गाइस, तार के आयतन में कोई बदलाव नहीं होता, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, ये खुद कह रहे हैं भाई साहब। अब सोचो, अब आयतन होता है, अब मान लेते हैं जब लंबाई L1 था तब आयतन इसका कितना था, V1 था, तब आयतन क्या था, V1 था। और जब लंबाई L2 हो गई यानी 2L1 हो गए, तब आयतन कितना हो गया, V2 हो गए। अब आप आयतन का फार्मूला जानते हैं, आयतन को हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल, क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल गुणे L1। ये कहाँ से आया प्यारे बच्चों, तो ये आप समझिए क्षेत्रफल में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई हो गए, एक भाग और हो गए, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो बराबर क्या हो गया आयतन, तो ये इसके लिए हो गए। फिर इधर क्या होता है, A2 इंटू कितना हो गया, L2 हो गया प्यारे बच्चों, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। आप सोचिए अगर हम इनको इधर लाना चाहें तो A1 बटे कितना आ जाएगा, A2 बराबर क्या आ जाएगा, ये L1 इधर आ गए, L2 बटे L1, समीकरण नंबर 1। ये आप नोट करे रखिएगा। अब आगे आते हैं हम लोग, जरा सा आगे क्या कर रहे हैं, हमने पढ़ा है कि जो तार का प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब लंबाई आपका क्या था, L1 था, जब फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में जब लंबाई L1 था तब प्रतिरोध कितना था, R1 था। फार्मूला क्या पढ़े हो, रो L1 बटे A1। प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 1 आ गए। जब प्रतिरोध दुगनी कर दिया, सॉरी, जब लंबाई दुगनी कर दिया गया,
जब लंबाई जो है L2 किसके बराबर कर दिया गया, 2L1 के बराबर कर दिया गया। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब ये लंबाई जो L1 थी उसको बढ़ा के क्या कर दिए, 2L1 कर दिए। क्या कर दिए, 2L1 कर दिए। तो आप यहाँ L2 लिखे हो तो यहाँ भी L2 लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। लंबाई आपने दोगुनी कर दी, तब प्रतिरोध R2 बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला वही सेम टू डिट्टो वाला। रो क्या है, L1 के स्थान पे L2 हो जाएगा, A1 के स्थान पे क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ समझो, जो L2 है वो L2 किसके बराबर है, L2 किसके बराबर है, 2L1 के बराबर है ना। तो रखो क्या आ जाएगा, रो L2 के स्थान पे क्या आ गया, 2L1 बटे A2। तो ये आ गए प्यारे बच्चों R2 का मान। समीकरण नंबर क्या आ गए, 3 आ गए। प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझिए, ये 1 है ना तो ये क्या होगा, 2 होगा। तो समीकरण 2 बटे समीकरण 3, हमको R2 का मान चाहिए तो भाग दे देंगे समीकरण 2 बटे समीकरण 3 से। तो समीकरण 2 तो R1 बटे कितना हो जाएगा, R2 बराबर कितना, रो L1 बटे कितना आ जाएगा, A1। फिर रो यहाँ क्या आया है, 2L1 बटे कितना आ गया, A2। प्यारे बच्चों रो से रो की विदाई। अब समझो यहाँ L1 से L1 हो गए कैंसिल, हो गए ना कैंसिल प्यारे बच्चों। अब आपके सामने क्या बचा है, सोचिए, अब आपके सामने क्या बचा है, ये वाला पोर्शन यहाँ आएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, तो यहाँ आ जाएंगे। तो R1 का मान आप जानते हैं कितना है, 5 है बटे R2। तो ये देखिए A2 ऊपर गए, A2 यहाँ आ गए, A1 कहाँ आ जाएंगे, यहाँ नीचे, A2 बटे कितना आ गया, A1। आप A2 बटे, सॉरी प्यारे बच्चों, जरा सा आप इस सवाल को ध्यान दीजिएगा, कहाँ गए, A2 बटे कितना आ गए, A1। साथ साथ में आप लोग एक चीज़ भूल रहे हैं, यहाँ देखिए क्या है, 2 है, ये कितना है, 2A1। ये आप देखिए ये 2 नहीं कैंसिल हुए, क्या आए थे आपके, A2 बटे कितना आ गया, 2A1 आ गए। अब आप क्या करोगे, आपको तो यहाँ A1 बटे A2 पता है ना, कितना पता है प्यारे बच्चों, A1 बटे A2। आपको A2 बटे A1 का मान चाहिए, तो A2 बटे A1 का मान, तो ये चीज़ ऊपर चला जाएगा, ये चीज़ नीचे आ जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे। इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, A2 ऊपर चला गया और A1 इधर नीचे आ गए, तो बराबर क्या आ जाएगा, L1 बटे कितना आ जाएगा, L2 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर रख सकते हैं इनको, यहाँ हम लोग रखेंगे तो A2, अब ध्यान से समझिएगा, A2 बटे A1, तो A2 बटे A1 क्या है, समीकरण, इसे आप 1 बनाइएगा और यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से A2 बटे A1 बराबर कितना आ गया, A2 बटे A1 बराबर कितना है, L1 बटे L2। ये चीज़ यहाँ रख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये रखिए, अब आप रखेंगे तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, L1 अपान L2, यानी 5 बटे R2 बराबर 1 बटे 2 A2 अपान A1 के स्थान पे क्या आ गया, L1 अपान L2। अब आप ध्यान से समझिए, L2 बराबर आपने लिखा है 2L1, L2 बराबर क्या है, 2L1। तो आप रख दीजिए, तो 5 बटे R2 बराबर 1 बटे 2, यहाँ L1 है, ये L1, L2 के स्थान पे 2L1। अब L1 से L1 कैंसिल हो गए, तो 5 बटे R2, 2 दूनी 4, 1 बटे 4, R2 का मल्टीप्लाई किए, R2 बराबर 5 चौके 20 ओम। तो ये इस प्रकार आपका जो जब लंबाई आपने क्या कर दिया था, दुगना कर दिए थे, तो प्रतिरोध आपके कितने हो गए थे, इतने हो गए थे प्यारे बच्चों। अब आपके जो लास्ट खंड बचे हैं 4 नंबर, वो हम लोग अगले क्लास में अटेंड करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, मिलते हैं हम लोग आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।